हे हेलो एवरीबॉडी। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में, पीरियोडिक टेबल, या फिर आप यूँ कह लो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड देयर पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में जिसमें कि हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उन सब चीज़ों के बारे में पहले देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेगा सबसे पहले, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड देयर पीरियोडिसिटी। ठीक है, या फिर आप पीरियोडिसिटी सिंपली यू कैन से पीरियोडिसिटी। ठीक ना, या फिर आप ये भी कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। ठीक है, सिंपली यू कैन से। और ये इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ये हमारे पास में चैप्टर का नाम है। और ये पीरियोडिसिटी बोल लो या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। ठीक है, पीरियोडिसिटी बोल दो या फिर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहली बात, इस पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक ना, या फिर व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, या फिर आप यूँ कह लो कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आज जो आप पीरियोडिक टेबल देख पाते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाता है, या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाता है, ये अचानक से तो ऐसे बन करके नहीं आया गया होगा। ठीक ना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहा होगा और मॉडिफाइड हो करके क्या हुआ है, हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है। ठीक है, तो वो किन किन रास्तों से होकर के गुजर करके आया है, यानी कि हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो आप ये जानो कि ठीक है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोग को, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप देखो कि जब 1800 था ना, 1800 का टाइम था, तब हमारे पास में कितने एलिमेंट्स नोन थे, 31 एलिमेंट्स। ठीक है, इतने ही एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास में, नोन थे। लेकिन मतलब डिस्कवर्ड 31 एलिमेंट्स थे। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, 1865 पहुंचा। ठीक ना, कितना पहुंचा, 1865। 1865 पहुंचते ही ये एलिमेंट्स जो थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए थे, मोर देन डबल हो गए थे। क्या हो गए थे, मोर देन डबल। क्या हो गए थे, मोर देन डबल, यानी कि 31 62 से भी क्या हो गया था हमारे पास में, ज़्यादा हो गया था। ठीक है ना, तो उसके बाद में हुआ क्या, ठीक ना, कि डबल हो जाने पर हुआ क्या कि मतलब अगर हम बात करें अगर प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में कितने एलिमेंट हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में कितने एलिमेंट हैं, प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो समय के साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, तो स्टडी करने में, यानी कि इंडिविजुअली स्टडी करना क्या था हमारे पास में, टफ था, या फिर आप क्या कह सकते हो, डिफिकल्ट था। ठीक है ना, यानी कि सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। आप क्या लिख सकते हो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी all elements individually। ठीक है, मतलब बहुत ही टफ
काम रहा होगा ना। मतलब आप समझो कि हर एक एलिमेंट के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करना क्या होगा, टफ होगा। तो इंडिविजुअली ना पढ़ना पड़े, हमें ग्रुप के तौर पर हमें पढ़ना पड़े, यानी कि जिनके प्रॉपर्टीज सेम है उनको हम एक जगह पर रख दें, तो पढ़ने में क्या हो जाएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगी, ठीक ना। यानी कि टू बिकम्स इजियर, यानी कि मतलब स्टडी करने में आसानी हो, यानी कि सिंपल अगर कहना चाहे ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो है अगर हम सिंपल एक लाइन में कहना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, ईज ऑफ स्टडी। क्या, ईज ऑफ स्टडी के लिए किसके लिए क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, ईज ऑफ स्टडी के लिए, यानी कि पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब सबसे पहले ये आता है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं और इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यानी कि इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद ये है पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है, इन ए टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट का, ठीक है ना। इट इज ए, तो आप लिखो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल, इट इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of elements in a tabular form, in which similar properties element, in which elements of similar property, in which elements of similar properties are present in a group, जिसमें कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो थे वो एक ग्रुप में क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट का, जिसमें कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो हैं वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये आता है कि पीरियोडिक टेबल को बनाने के पीछे हिस्ट्री किनका रहा है, ठीक है, यानी कि इतना नोट करो सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री वाले पार्ट की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश किसने किसने करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे कौन, लेवोजियर, ठीक है। तो हिस्ट्री वाले पार्ट की बात करते हैं, और जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना सीख जाएंगे, या फिर आप कह लो क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना सीख जाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में जान जाएंगे, तो तब हम लोग वहां पर एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, वो किस लॉ पर बेस्ड है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लिखो हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है ना, कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे क्या, हिस्ट्री, ठीक है, पीरियोडिक टेबल और उसका हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालो पीरियोडिक टेबल, हेडिंग क्या डालोगे, पीरियोडिक टेबल में किस पार्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या क्या है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास में लेवोजियर, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि लेवोजियस ने किस तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, ठीक है ना। तो लेवोजियर जो थे ना, वो एलिमेंट्स को मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज किए थे, ठीक है।
एक थे मेटल्स और दूसरे क्या थे हमारे पास में नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालो, हेडिंग तो डाल दिया आपने, क्या लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, या फिर लेवोजियर का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लेवोजियर का ये कहना था कि एलिमेंट्स जो है हमारे पास में, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, एलिमेंट्स को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? एलिमेंट्स को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक कौन थे हमारे पास में? मेटल, और दूसरे कौन थे हमारे पास में? नॉन मेटल्स। एक थे मेटल्स एंड दूसरे कौन थे हमारे पास में? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेटल्स किनको कहा था इन्होंने, तो मेटल्स उनको कहा था जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे, ठीक ना, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करेंगे उनको इन्होंने क्या कहा था? मेटल कहा, ठीक ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है और Na+ में चला जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें क्या कर दिया? लूज कर दिया। उसी तरह से सिमिलरली हमारे पास में पोटेशियम भी हो सकता है। पोटेशियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और K+ में चला गया, और यहाँ पर हमारे पास में ये रह गया, ठीक है, K+ एंड एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो नॉन मेटल में क्या होगा? अगर यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो इनको इन्होंने नॉन मेटल कहा होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? गेन करेंगे, उनको इन्होंने क्या कहा था? नॉन मेटल्स कहा, ठीक है। अब अगर बात करें नॉन मेटल्स में, जैसे कि फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना लेगा? F- बना लेगा। ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चला गया? O2- में चला गया। यहाँ पे क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? Cl- बना लेगा, ठीक है। तो इन्होंने दो तरह के एलिमेंट के बारे में बात करी, लेकिन एक तीसरे तरह का भी एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट? मेटल, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक क्या रहा, या फिर ड्रॉबैक कह लो, या फिर आप क्या कह सकते हो? लिमिटेशन कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हो? ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, या फिर आप क्या कह सकते हो? लिमिटेशन, ठीक है। ड्रॉबैक क्या रहा, ठीक है ना, कि जो हमारे पास में लेवोजियर क्लासिफिकेशन था उसका ड्रॉबैक क्या रहा, कमियां क्या रही? तो कमी ये रहा कि he could not assign the position of metal weights, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? he could not assign the position of metal weight, he could not assign the position of metalloids, ठीक है। मेटलॉइड्स भी तो होते हैं, यानी कि वो सारे एलिमेंट जिनके पास में दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनको इन्होंने जगह नहीं दिया था, ठीक है। और इसी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल क्या हो गया? फेल हो गया। बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि वो एलिमेंट जिनके पास में इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी होती है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी टेंडेंसी होती है, उस तरह के एलिमेंट के बारे में इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दिया, ठीक है ना। और इसी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल क्या रहा? फेल रहा, ठीक है। अब जो है इतना नोट करो, और उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्राउस्ट के हाइपोथेसिस, यानी कि प्राउस्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा। अब देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद कौन आएगा हमारे पास में? लेवोजियर के बाद में आते हैं प्राउस्ट, ठीक है। प्राउस्ट क्या बताएंगे? प्राउस्ट ये बताते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सब किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन के बने हुए हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बने हुए हैं, मतलब कह सकते हो क्या कि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ठीक है ना, या कुछ भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया था। मतलब बस यूं कह सकते हो कि मतलब सो रहे थे, सपने देख लिया, या फिर मतलब बस एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। He simply assumed that all the elements are made up of hydrogen. इन्होंने सिंपली एज्यूम किया कि सारे एलिमेंट जो हैं वो किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन के बने हुए हैं। और हम लोग इस बात से ये कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट जो होगा, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होगा n इंटू में क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन,
है कि नहीं? जितने नंबर ऑफ हमारे पास में हाइड्रोजन एटम होंगे उतना इनटू में क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। यानी कि क्या आना चाहिए, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनका मास नंबर होल नंबर में आना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो, he simply assumed that, यानी कि सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो, कौन से साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम क्या है, प्राउस्ट, प्राउस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। इनका क्या कहना है, प्राउस्ट का ये कहना है कि he simply assumed that, क्या लिख सकते हो, he simply assumed that all the elements are made up of hydrogen। कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है सारे एलिमेंट किसके बने हुए होने चाहिए, हाइड्रोजन के बने होते हैं, ठीक है ना। और इससे हम लोग ये बात कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, क्या बात कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, n इंटू में क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। और n क्या है, n क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जिससे कि मिलकर के बने होंगे, ठीक है ना। जहां पर कि n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जहां पर कि n 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इनका ड्रॉबैक क्या रहा होगा, सबसे पहली बात, हर एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ड्रॉबैक में लिखो इस चीज को, ड्रॉबैक, सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, ड्रॉबैक। कि ड्रॉबैक क्या रहा, ड्रॉबैक सबसे पहला तो यही रहेगा, all elements cannot be formed by hydrogen, all elements can't be formed by hydrogen, यानी कि सारे एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोजन के बने नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज होल नंबर, क्योंकि सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है वो होल नंबर में नहीं होता है। अब होल नंबर से क्या लेना देना है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है, 1 AMU होता है, एक एटम का मास 1 AMU होता है। तो होना क्या चाहिए था, और हम लोग को ये भी पता है ना कि एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, इसको भी फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। हालांकि उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक ना, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि सारे एलिमेंट का मास नंबर होल नंबर में नहीं है, ठीक ना। द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या लिखोगे, द एटॉमिक वेट of all elements were not found as whole number, ठीक है ना, were not found as whole number, were not found as whole number, यानी कि होल नंबर का मतलब समझ में आता है, कंप्लीट नंबर, डेसिमल में ना हो, ठीक ना। जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात कर लो, चाहे स्ट्रोंटियम की बात कर लो, इसका मास नंबर कितना होता है, 35.5, ठीक है ना। इसका क्या होता है 35.5, स्ट्रोंटियम का क्या होता है 87.5। तो ये फ्रैक्शनल कैसे आ रहे हैं, अगर हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है और हमको पता है कि हाइड्रोजन यानी कि एटम जो होता है हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और तो हाइड्रोजन का आधा एटम कैसे आ गया यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इनका जो हमारे पास में हाइपोथेसिस था बोल सकते हो, या फिर
बोल सकते हो कि इनका जो एजम्पशन था या फिर पीरियोडिक टेबल के जो नजरिया था या फिर कह लो कि आप बात जो थी वो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। अब कौन आएंगे, डोबेर्नियर, ठीक ना। अब डोबेर्नियर क्या करते हैं, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, ठीक ना। तो इतना नोट करो और उसके बाद हम लोग डोबेर्नियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं डोबेर्नियर ट्राइड्स। डोबेर्नियर के द्वारा जो बनाया गया पीरियोडिक टेबल था उसकी खास बात क्या क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे डोबेर्नियर ट्राइड्स, हेडिंग क्या डालोगे, डोबेर्नियर ट्राइड्स। डोबेर्नियर ट्राइड्स थर्ड क्लासिफिकेशन है, तो आप क्या डालोगे हेडिंग, डोबेर्नियर ट्राइड्स, ठीक है ना। ट्राइड्स, ट्राइड्स का मतलब क्या है, ट्राइड तीन, तीन से मतलब है, ठीक ना। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने क्या किया था, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो आप पहला पॉइंट आप यही लिखोगे, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और जिनको कि इन्होंने क्या कहा था, कॉल्ड ट्राइड्स, इनको जिनको कि इन्होंने क्या कहा था, ट्राइड्स, in which similar properties elements are present in a group, जिसमें कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो थे एक ग्रुप में प्रेजेंट थे, राइट। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, जिनको कि इन्होंने क्या कहा, ट्राइड कहा, जिसमें कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो थे एक ग्रुप में प्रेजेंट थे। ये होता है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, इन डोबेर्नियर ट्राइड, जो डोबेर्नियर का ट्राइड था उसमें क्या था, मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास नंबर होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक ना। तो आप लिखो इन डोबेर्नियर ट्राइड्स, बी नंबर पर क्या लिख सकते हो, इन डोबेर्नियर्स ट्राइड्स the atomic weight of middle element was the average atomic weight of first and थर्ड एलिमेंट, यानी कि इनके ट्राइड में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो थे, ठीक ना, उनका एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो मिडिल वाले के इक्वल होगा। और इनके ट्राइड कौन कौन से थे, ट्राइड के बारे में बात कर लें तो ट्राइड कौन कौन सा था। तो सबसे पहला आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ट्राइड में से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है, 35.5, आयोडीन में कितना होता है, 126.5 या फिर 127 भी लिख सकते हो आप, ठीक ना, 127 लिख लो, ठीक ना। तो इनका जब आप एवरेज निकालोगे, ठीक ना, इनका एवरेज यानी कि इन दोनों को सम करो, 35.5 प्लस में क्या हो गया 127 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। तो ये जो है
इसका ये जो हमारे पास में एवरेज है वो ऑलमोस्ट कितना के इक्वल आएगा, 80 के इक्वल आएगा, राइट। कितना के इक्वल आएगा, ऑलमोस्ट जो है ना 80 के इक्वल आएगा, 80 के इक्वल, जो कि हमारे पास में ब्रोमीन का होता है। इतना मास नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का रहा होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद कौन सा, कैल्शियम वाला सीरीज ले लो आप, ठीक ना। कैल्शियम वाला ग्रुप ले लो। कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, और इसके बाद बेरियम। कैल्शियम के मास नंबर की बात करें तो 40 होता है। बेरियम का कितना होता है, बेरियम का होता है 137, ठीक है। कितना होता है, 137। अब इन दोनों का एवरेज निकालोगे, इन दोनों का एवरेज ऑलमोस्ट कितना निकल के आएगा, स्ट्रोंटियम के मास नंबर जितना निकल के आता है, दैट इज 87.5। कितना निकल के आएगा, 87.5। ये एक था। इसके अलावा आप लिथियम वाला ले लो आप। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और फिर हमारे पास में पोटेशियम हो गया। लिथियम के मास नंबर की बात करें तो लिथियम का मास नंबर क्या होता है, 7। कितना होता है, 7। और पोटेशियम में कितना होता है, 39। तो इसका जो मास नंबर, इनका इन दोनों का एवरेज जो है, यानी कि 7 प्लस में कितना हो गया, 39 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आएगा कितना के, 23, या फिर इक्वल ही आएगा, ठीक ना। तो इनका कहना ये था कि हमने 3 एलिमेंट को अरेंज किया है, जिसमें कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मिडिल वाले के मास नंबर के इक्वल आएगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज होंगे सारे एलिमेंट के वो क्या होंगे, सेम होंगे। और ड्रॉबैक क्या रहा होगा, सबसे पहली बात, जब यहीं पर, ठीक है ना, आप खुद सोचो कि जब इन्हीं के ग्रुप वाले एलिमेंट को जब यहाँ पर रखा गया ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब फ्लोरीन को रखा गया यहाँ पर, ठीक ना, किसको रखा गया, फ्लोरीन को रखा गया। तो फ्लोरीन को रखा गया तो फ्लोरीन का मास नंबर कितना होता है, 18 होता है। मतलब क्या है कि इन दोनों का जो मास नंबर का एवरेज होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, फ्लोरीन के इक्वल आना चाहिए, और इसके इक्वल नहीं आएगा। अब खुद भी ऐड करके देख लो ना कि 98 आ रहा है ना, 98 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। तो कितना के इक्वल आ रहा है, ये 49 के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, 49 के इक्वल आ रहा है। ये तो होता ही नहीं है ब्रोमीन का मास नंबर, तो इस वजह से इनका रोल जो था, या फिर ट्राइड्स जो था, वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। या फिर आप कहो कि मतलब ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड, यानी कि सारे एलिमेंट को नहीं रखा जा सकता। रखने पर क्या हो रहा है, मिडिल वाले का मास नंबर जो है वो एवरेज नहीं आ रहा फर्स्ट और थर्ड का। तो ये इनका क्या रहा होगा, ड्रॉबैक। तो आप लिखो ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक लिखना हो चुका था, तो ड्रॉबैक लिखो, ठीक है। ड्रॉबैक क्या था, व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ Bromine tracks, drawbacks। तो लिखो ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या रहा, ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड्स। ऑल एलिमेंट्स could not be arranged as triads। सारे एलिमेंट को ट्राइड्स में अरेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, कि नहीं किया जा पाया, ठीक है ना। एंड इट इज कुड नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। और ये एंड इट इज, या फिर इट कुड नॉट applicable for D and F block elements, ठीक है। ये D और F ब्लॉक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है ना। और सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता है ट्राइड्स में। जब उन्हीं के ग्रुप वाले बाद बाकी जो एलिमेंट है उनको रखा गया, तो उसमें क्या था, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास मिडिल वाले के इक्वल नहीं आ रहा था। तो ये इनका क्या रहा, ड्रॉबैक्स रहा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है, और जो फर्स्ट 3 साइंटिस्ट थे, लेवोज़ियर क्लासिफिकेशन, प्राउस्ट का हाइपोथेसिस एंड किसका, डॉबर्नियर ट्राइड्स, ठीक ना। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लोथर मेयर कर्व,
ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।